पीएम आवास पर सीएम से हुई पीएम की मुलाकात, करीब आधा घंटा हुई दोनों के बीच चर्चा। किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों पर हुई बातचीत। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा, बॉर्डर पर जीत का जश्न मनाने पहुंचे किसान। 27 नवंबर को आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। रेवाड़ी के बावल को सीएम ने दी 112 करोड़ रुपए की सौगात। विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। 14 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बावल में किया गया था विकास रैली का आयोजन। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज स्थल पर फिर हुआ बवाल। स्थानीय लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व भी शामिल। महेंद्रगढ़ में दादरी मार्ग पर सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। मृतक में पति, पत्नी और बेटी शामिल। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। नारनौंद में किराना स्टोर पर खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में किया नकली देसी घी बरामद। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। और हर खबर की खबर का फिर हुआ असर। पंचकुला में सरेराह बुजुर्ग की पिटाई मामले में युवक गिरफ्तार। हर खबर ने प्रमुखता से उठाई थी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिलती है, उन खबरों के बारे में जिन्हें प्रमुखता से अखबारों में छापा जाता है, उन खबरों के बारे में जो आपकी भागती दौड़ती और थमी हुई दुनिया में आपके लिए बेहद जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है और आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज के अखबार में क्या कुछ सुर्खियां हैं और क्या कुछ बड़े ही प्रमुखता के साथ छापा गया है। आज के अखबार में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुखता से जिस खबर को छापा गया है वो है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की प्रधानमंत्री से। दोनों के बीच करीब आधे घंटे के बीच ये चर्चा चली। किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली में पीएम आवास पर सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधा घंटा ये चर्चा हुई। किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत भी हुई। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने है इस मुलाकात में। विनोद, जिस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री के साथ, क्या कुछ चर्चा हुई है इस मुलाकात में, कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? क्योंकि इस मुलाकात के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे उससे पहले वो यही लगाए जा रहे थे कि काफी महत्वपूर्ण होगी ये मुलाकात, क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा था, कृषि कानून वापस हुए हैं, उसके बाद पहली मुलाकात है ये। जी, मैं आपको बिल्कुल सही आपकी बात कहना कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बीच में बातचीत होना और मीटिंग होना अपने आप में किसान आंदोलन के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने जो बातचीत की है वो सकारात्मक कहीं ना कहीं रिजल्ट देगी। और उन्होंने जो प्रधानमंत्री ने भी जो किसान आंदोलन को लेकर चिंता व्यक्त की है उसमें भी एक महत्वपूर्ण परिणाम निकलते सामने नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से जहां उत्तर प्रदेश की बात आती थी वहीं हरियाणा, क्योंकि पंजाब से जो भी किसान गए थे वो हरियाणा के रास्ते ही गए और हरियाणा के 2 जो बॉर्डर है वो भी किसान आंदोलन के प्रभावित रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत होना और किसान आंदोलन पर चर्चा होना कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही किसान कृषि बिल जो वापस करने की बात कही है उसके बारे में जो प्रतिक्रियाएं तो हो रही है, परंतु अब जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा होना और अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका आने वाले समय में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगा। और यह विषय बहुत ही विशेष है और संसद में, क्योंकि ये बिल वापस होने जा रहा है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक होना और ये बहुत ही दूरगामी परिणाम देगा।
यहाँ पर जिस तरीके से किसानों ने एमएसपी को लेकर साफ तौर पर अपनी यहाँ पर एक मांग रख दी है कि एमएसपी पर उन्हें लिखित में यहाँ पर गारंटी चाहिए, इसे लेकर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री को कि जल्द इस पर भी किसी न किसी तरीके से जरूर कोई कदम उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें एमएसपी की भी चर्चा हुई है और एमएसपी के विषय में भी मुख्यमंत्री ने, क्योंकि कल दिल्ली के हरियाणा भवन से जो एक प्रेस वार्ता के दौरान बात की गई है, उन्होंने जहां दो फसलों की बात होती थी और अन्य फसलों की बात हुई है और वहां ये भी संकेत दिए गए हैं कि इसमें कुछ विशेषज्ञों से बातचीत भी होगी, क्योंकि एमएसपी के मुद्दे पर सरकार द्वारा कुछ भी कहे जाने से पहले क्योंकि विशेषज्ञों से बातचीत होगी, तो ऐसे में लगता है कि यह विषय भी एक कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम ही देगा, क्योंकि एमएसपी के मुद्दे को लेकर अब किसानों और सरकार के बीच में भी कोई चर्चा होनी चाहिए और एमएसपी के विषय पर भी लेके भी कोई ना कोई मंथन किया जाना चाहिए और सकारात्मक मंथन होना चाहिए। लेकिन विनोद जी, अगर देखा जाए तो एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं लग रहा है। कृषि विशेषज्ञों की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये राय यहां पर दी है कि कानून बनाने पर जो सारा का सारा बोझ है वो सरकार के ऊपर आ जाएगा और ये जरूरी नहीं है और ये संभव भी नहीं है कि सरकार सारी फसलों को खरीदे। इसे लेकर यहां जब बात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से, तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी एक असमंजस की स्थिति है एमएसपी को लेकर कि इस पर कोई कानून बनेगा या फिर नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, इस बात के ऊपर क्योंकि जांच भी होनी चाहिए और इस बात पर अनुसंधान भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ फसलें होती हैं जो पूरे देश में एक तरह की फसलें होती हैं, चाहे वो अनाज की थी, परंतु कुछ फसलें ऐसी हैं वो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती हैं। इसके ऊपर किसानों और सरकार के बीच में और अधिकारियों के बीच में मंथन होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में कुछ फसलों का अलग प्रभाव है, मध्य प्रदेश में अलग प्रभाव है, महाराष्ट्र में उसका अलग उत्पादन है। ऐसे में एमएसपी के बारे में कुछ ना कुछ, क्योंकि जब चर्चा होगी तभी कुछ ना कुछ परिणाम निकलेंगे और इस बारे में मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस बारे में कुछ ना कुछ जो संभव हो सके वो करेंगे। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद यहाँ पर काफी पॉजिटिव चीजें देखने को मिली। एक और सबसे खास बात है यहाँ पर कि हरियाणा में अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण लगातार यहाँ पर एक खतरनाक रूप लेता चला जा रहा है। इस पर क्या किसी तरीके की चर्चा हुई है इस बैठक में? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्योंकि प्रदूषण का जो विषय था उसमें सरकार ने भी कुछ निर्णय भी लिए थे और कुछ घोषणाएं भी की थी और उसके बारे में कुछ सख्तियां भी बरती गई थी। और जहां पर जो चर्चा की बात है, क्योंकि एक कल की अगर बैठक को माना जाए तो महत्वपूर्ण ही रही है और महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हुई है तो कहीं ना कहीं वो देश हित में और आम जनता के हित में रहेगी। तो क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा जो आज के ये ज्वलंत ही नहीं है और वो हर दृष्टि से, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, और विभिन्न विषयों को लेकर इसमें यानी कि लगता है कि इसमें कुछ न कुछ जो सरकार जो निर्णय लेगी वो जनहित में ही लेगी और प्रदूषण को नियंत्रण के विषय में भी लेगी। और इस विषय में भी क्योंकि देखते हैं कि आम जनता कितनी जागरूक हो पाती है वो भी देखने का विषय होगा। वही सरकार भी इस बारे में क्या, क्योंकि अभी तक जो अकेला कठोरता से काम नहीं चलेगा, इसमें क्योंकि बैलेंस बना के काम करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। हमारे साथ मानद सचिव मदन मोहन जी इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। मदन मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी नमस्कार जी मदन मोहन जी, दिल्ली के पीएम आवास पर प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद यहां पर खास तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा जो रहा वो किसान आंदोलन रहा। किसान आंदोलन को लेकर यहां चर्चा हुई, इसके साथ ही प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई, काफी महत्वपूर्ण रही। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी मुलाकात को? जी, मुलाकात सभी विषयों के ऊपर मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी से हुई और बड़ी ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात थी और सभी विषयों के ऊपर जैसे जो भी चिंतन हुआ जल्दी इन सब चीजों का हल जो है वो निकाल लिया जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।
मदन मोहन जी, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगी। जिस तरीके से किसानों का साफ तौर पर ये कहना है यहाँ पर कि अभी सिर्फ ये कृषि बिल ही वापस हुए हैं, इसके बाद कई और मांगे हैं हमारी, जब तक वो पूरी नहीं होती हैं तब तक ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंदर जो 700 किसान यहाँ पर उनकी जान गई है उन्हें मुआवजा दिया जाए, MSP पर यहाँ पर गारंटी दी जाए। इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है इसमें? मैं इन चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूँ जी। मैं तो गीता महोत्सव बनाने वाली समिति में हूँ और कुरुक्षेत्र के जो तीर्थ है, जो प्राचीन तीर्थ है, उनकी देखभाल करना, सांस्कृतिक कुरुक्षेत्र को डेवलप करना, कुरुक्षेत्र के पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ाना मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की ये मुलाकात हुई है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक ये चर्चा हुई। किसान आंदोलन बेहद ये मामला गंभीर रहा। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर शिष्टाचार ये भेंट की है। उन्होंने सरकार की ओर से शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं से अवगत भी कराया। प्रधानमंत्री का हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करने के लिए आभार भी जताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया और ऑनलाइन माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, ये भी बताया। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो चुका है और इस पर किसानों ने बॉर्डर पर सालगिरह मनाई। सिंगू बॉर्डर पर आज किसान बैठक भी करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही किसान 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी कर चुके हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। किसानों ने कल बॉर्डर पर सालगिरह मनाई। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और किसानों ने पहुंचकर सिंगू बॉर्डर पर यहां आगे की रणनीति भी बनाई है और आगे की रणनीति पर चर्चा भी की है। इसके साथ ही 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी यहां पर किसानों की ओर से किया गया है। बेहद खास बात है, जिस तरीके से कल किसान इकट्ठा हुए, किसानों ने इकट्ठा होने के बाद यहां पर सभी किसानों के साथ मिलकर बात की, अपनी बातों को सामने रखा। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि आंदोलन जो है वापस नहीं होगा। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, इस खबर के विश्लेषण के लिए हमारे साथ लाजपत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाजपत, किसान आंदोलन 1 साल बीत चुका है, पूरा 1 साल कल हो गया किसान आंदोलन को। ऐसे में तमाम किसान बॉर्डर पर इकट्ठा हुए, सालगिरह मनाई, अपनी 1 साल की वर्षगांठ मनाई। लेकिन तमाम किसानों ने जब बातचीत की तो यही एक उनकी ओर से हल निकाला गया है कि ये आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक उनकी अन्य मांगों को माना नहीं जाएगा। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खबर को, कितना जायज लगता है ये? जी बिल्कुल कंचन, देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंगू बॉर्डर एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ था और कल का दिन जो ऐतिहासिक दिन था और एक आंदोलन को जो लीड मिलती है वो 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए जो बैठकों का दौर जारी था, जो अन्य तरह के यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिले, लोगों को लंगर भी खिलाया गया, लोगों को जोड़ने का भी प्रयास किया गया। 3 कृषि कानूनों को दबाव बनाकर सरकार पर वापसी जरूर करवा दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून जो है वो वापसी जरूर ले लिए हैं, लेकिन अभी किसानों का साफ कहना है कि हमें देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। उन्होंने विश्वास को नकार दिया है। इस बात को लेकर किसान जो है वो एकजुटता हुए करते हुए नजर आए और कल काफी बड़ी खुशी मनाई गई। लेकिन आज की ताजा बात करें तो आज की जो बैठक है वो अहम बैठक रहने वाली है, क्योंकि 40 से अधिक लोग जो इस आंदोलन को मजबूती के लिए जो किसान नेता जो है अपने बड़े जो चेहरे हैं वो इसमें शामिल होंगे और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी जो कॉल है वो 29 तारीख की है, दिल्ली कूच की है, लेकिन उसमें भी अदल बदल देखने को मिला। क्योंकि अदल बदल इसलिए कि कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि हमें सरकार पर विश्वास करना चाहिए ताकि दिल्ली कूच ना हो। हमें कुछ किसानों ने कहा कि हम दिल्ली जरूर कूच करेंगे, लेकिन
आज की बैठक में इसमें जो अनेक तरह की जो रणनीतियां हैं वो जरूर बैठक में दोहराई जाएंगी। सभी किसान नेता अपनी अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जो बैठक आज है वो भी ऐतिहासिक बैठक है। और जो इस आंदोलन को अगर जोड़े तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अंग्रेजों के समय जो आंदोलन चला था वो 9 महीने चला था, ये 12 महीने चला है। तो इस आंदोलन ने उस आंदोलन से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये ऐतिहासिक आंदोलन है और इस आंदोलन को इतिहास में दोहराया जाएगा। तो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए कल का जो दिन था उसमें सभी किसान नेताओं ने अपनी मजबूती दिखाई थी। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि 26 जनवरी के बाद जो इस आंदोलन को मजबूती दी गई थी वो राकेश टिकैत ने दी थी। सबसे बड़ा जो चेहरा है इस आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को कहेंगे, क्योंकि 26 जनवरी की जो घटना है वो एक काफी बड़ी घटना है। और इसको लेकर अभी जो आपको बता दूं कि जो आसपास का जो एरिया इस आंदोलन से प्रभावित हुआ था उनके अंदर भी एक चर्चा जारी है कि चलिए लाजपत, आगे भी आपसे जानकारी लेती रहूंगी। हमारे साथ इस पूरी खबर पर किसान नेता कांता लड़िया भी जुड़ गए हैं। कांता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। थैंक यू जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन को 1 साल बीत चुका है, कल तमाम लोग आप यहां बॉर्डर्स पर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद आपने आगे की रणनीति भी बनाई है। आगे का क्या कुछ है आपका? क्योंकि जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए, लेकिन आप लोगों का कहना है कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब बाकी आपकी जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है और आज की जो बैठक में फैसला लिया जाएगा वही सब लोग उसको मानेंगे और उसको फूल चढ़ाएंगे। और रही बात कि वापस हो जाना चाहिए, जो 700 किसानों ने शहादत दी है उसका जिम्मेवार कौन है? और जो मुकदमे हुए किसान भाइयों के ऊपर उसका जिम्मेवार कौन है? और ये सही बात है कि जब तक सभी मुकदमे वापस नहीं होंगे, जब तक हमारे किसान भाइयों को शहीद का दर्जा और मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक हमारे किसान भाई वापस नहीं लौटेंगे। बाकी आज शाम तक हम इंतजार कर रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेता है, उसी के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। यानी आज शाम के बाद ही आगे की रणनीति आपकी तय होगी कि आपका ये आंदोलन वापस जाएगा या फिर नहीं जाएगा? जी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी कॉल होती है, जो भी आदेश होता है, उसके अनुसार ही हम सब लोगों को काम करना होता है। और आज शाम तक जो भी फैसला आएगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कांता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो चुका है। कल बॉर्डर पर सालगिरह मनाई गई, 1 साल की वर्षगांठ बनाई गई, लेकिन ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है। आज बैठक होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की और इसके बाद ही ये तय होगा कि ये आंदोलन वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। हालांकि कल राकेश टिकैत ने गाजीपुर में साफ तौर पर यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह दिया है कि यह आंदोलन वापस नहीं जाएगा। जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं, ये राकेश टिकैत का कहना है कि जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, मुआवजा देना होगा। लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। लाजपत, जिस तरीके से अभी हमारी किसान नेता कांता लड़िया से भी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज शाम की जो बैठक है, जो मुलाकात है किसान संयुक्त मोर्चा की, इसके बाद ही फैसला होगा कि यह आंदोलन वापस होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबसे खास बात लाजपत इस पे यही है कि कल जब राकेश टिकैत ने गाजीपुर से पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो 700 किसान हैं जो शहीद हुए हैं हमारे, उनकी जिम्मेदारी किसानों की लेनी होगी, सरकार को शहीद का दर्जा देना होगा, एमएसपी पर गारंटी देनी होगी, उसके बाद ही ये किसान वापस लौटेंगे। सरकार के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ये लाजपत। जी बिल्कुल सचिन, देखिए आपको बता दूं कि जो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान आज बैठक करेंगे उसमें अनेक तरह की चर्चा जरूर होगी। जो राकेश टिकैत ने कहा है इस बात पर जरूर चर्चा जरूर होगी और आपको बता दूं कि सरकार में भी इस बात को लेकर चर्चा जारी है, क्योंकि जो 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जो भी आंदोलन में हुआ है उस पर जरूर चर्चा होगी। क्योंकि आपको बता दूं कि सिंगू बॉर्डर पे भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसको लेकर एक की हत्या की गई थी। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं जो कि आंदोलन में काफी चीजों की सम्मिलिता है, जैसे आपने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं
लगातार जो किसानों शहीद पर भी जरूर चर्चा होगी। आंदोलन में जो भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हैं वो सरकार में भी चर्चा होगी और आज बैठक में भी चर्चा रहेगी, लेकिन इस आंदोलन को किस रूप में लेके जाना है, आज की बैठक अहम बैठक है, उस बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये आपको बता दूं कि राकेश टिकैत जरूर इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं, क्योंकि 26 जनवरी की घटना के बाद राकेश टिकैत ने ही इस आंदोलन को मजबूती दी थी, क्योंकि आम नागरिक जो हमारे देश का जो नागरिक है वो जो राकेश टिकैत जब भावुक हुए थे तो उस भावुकता को देखकर पूरा देश एकजुट हो चुका था। इस बात को लेकर आप मानते हैं कि हमारा देश जो है वो संयम और शांति का है, क्योंकि भारत देश को ही जो है संयम और शांति कहीं ना कहीं किसानों ने अपनी एकजुटता दिखाई और संयम और शांति से ही जब आंदोलन को 12 महीने तक लेके गए तो इस बात को लेकर जरूर सरकार ने माना कि ये जो आंदोलन है ये बिल्कुल शांति का है और शांति को ही देखकर इस आंदोलन को कहीं ना कहीं 3 कृषि कानूनों को वापसी लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो बिल्कुल लाजपत अगर देखा जाए तो किसानों के हक में ही इसे वापस लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का जो रवैया है वो बिल्कुल अपने मूड पर अड़े हुए हैं कि ये आंदोलन तभी वापस होगा जब इनकी अन्य मांगे मानी जाएंगी। अब तक इनकी मांग यही थी कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाए, लेकिन अब इनकी मांग ये है कि जो बाकी मांगे हैं, जो 700 किसानों को शहीदों का दर्जा देना है या फिर MSP पर गारंटी देनी है, ये तमाम मांगे भी उनकी सामने आ गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए MSP पर जो है एक जो कमेटी का गठन जरूर कर दिया गया है सरकार ने, लेकिन गठन के बाद भी हमने बातचीत की है किसान नेताओं से, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें इस कमेटी पर भी विश्वास नहीं है। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें जो 40 लोग हैं जो इस ग्रुप को पूरे आंदोलन को लीड करते हैं उनमें बैठकर बैठक होगी। ये ऐतिहासिक बैठक है, इस बैठक से क्या निकल कर आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो इस आंदोलन से जो भी चीजें जुड़ी हुई है उस आंदोलन पर सरकार ने भी अपने आप को जो है देश के प्रधानमंत्री ने जब वापसी कर दिया है तो जरूर लाजमी है कि इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पूरा देश आज इस आंदोलन पर आंखें टेके हुआ है कि आज क्योंकि ये आज बैठक जो है ये अहम बैठक है और इस बैठक के बाद ही जो है पूरे देश की निगाहें जो इस आंदोलन पर है और आज की बैठक जो है बिल्कुल आज की बैठक बेहद अहम है लाजपत, और आज इस बैठक के बाद ही ये साफ होगा कि ये आंदोलन वापस होगा या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने यहां पर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज स्थल पर फिर से बवाल हुआ, जहां स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। बता दें कि स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व भी शामिल थे। तो गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर विवाद बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने यहां जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज स्थल पर जय श्री राम के नारे यहां पर लगाए गए। कुछ शरारती तत्व भी इसमें शामिल थे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण से बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। हर दिन यहाँ पर इस तरीके की खबरें हम हर खबर पर दिखाते हैं, खुद पढ़ते हैं। हैरानगी होती है ऐसी खबरों पर। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में यहाँ नमाज स्थल पर जय श्री राम के नारे लगाए गए। कुछ शरारती तत्व भी इसमें शामिल थे। देखिए बिल्कुल गंजन बताना चाहूंगा, ये मामला काफी समय से लंबा चला आ रहा है। जब खुले में नमाज को लेकर जहां हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन भी बीच में सामने आया था। लेकिन कल जिस तरह से सबसे पहले गुरुद्वारे में नमाज की बात आई थी तो वहां पर जो साध सिख संगठन है उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन वहां पर मामला शांतिपूर्वक निपट गया, वहां कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद सेक्टर 37 में जो सेक्टर 37 का पुलिस स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने का जो मैदान है वहां पर जब नमाज अदा करने का समय आया तो वहां पर हिंदू संगठनों ने हवन करना शुरू कर दिया और आरती करनी शुरू कर दी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस केवल मूक दर्शक बन बैठी रही। तरीके से ये पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से सेक्टर 37 की हमने बात की है, यहाँ पर बवाल हुआ, जय श्री राम के नारे लगाए गए। पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या रवैया रहता है, क्योंकि पहली खबर नहीं है, इस तरीके की कई खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
वो देखिए सेक्टर 37 की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पुलिस मौजूद थी और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मैदान है जहां पर ये नमाज पढ़ी जानी थी वो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने पड़ता है। और जो सेक्टर 37 का औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर काम करने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां पर नमाज अदा करते हैं और उनका साथ तो काफी समय यहाँ पर अदा कर रहे हैं। वो सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ पर आते हैं और नमाज अदा करके अपनी ड्यूटी पर लौट जाते हैं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं लगातार उनका विरोध होता है और कल जो स्थिति बनी एक तरह से टकराव की स्थिति हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों की सूझबूझ से टकराव टल गया। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन पुलिस ने कोई इसमें इंटरवेन नहीं किया, जिसके चलते विवाद अब अगले शुक्रवार को और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि प्रशासन अभी कोई पहल नहीं कर रहा है इसमें इस विवाद को सुलझाने के लिए। लेकिन प्रवीण जी, अगर देखा जाए तो इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला एक अलग रूप लेता हुआ जा रहा है इससे सांप्रदायिक हिंसा भी यहाँ पर बढ़ सकती है, कुछ बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। गुरुग्राम से कई खबरें सामने आ चुकी हैं, एक नहीं कई खबरें हमने गुरुग्राम से देखी है जहां पर लगातार खुले में नमाज को लेकर विवाद हो रहा है। जी बिल्कुल, गुड़गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नमाज को लेकर काफी तनावपूर्ण माहौल रहता है और अब पिछले दिनों जब सेक्टर 12 के में नमाज पढ़ने का मामला आया था वहां भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, काफी पुलिस बल वहां पर तैनात करना पड़ा था। हालांकि उसके बाद हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने बैठकर उस मामले को निपटाने की कोशिश की थी, वहां पर नमाज अदा करनी बंद कर दी। तो साफ तौर पर यह स्थिति तनावपूर्ण है गुड़गांव में। अगर प्रशासन इस पर जल्दी कोई कदम नहीं उठाता तो ये भयानक रूप भी ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो पंचकुला में वोकेशनल टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान टीचर्स ने सीएम आवास का घेराव करने की भी कोशिश की। बता दें कि 3 दौर की यहां बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स की मांग है कि 2278 वोकेशनल टीचर्स को शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए, सर्विस रूल लागू किया जाए, साथ ही 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दी जाए और दर्ज किए गए झूठे मुकदमे भी वापस ले लिए जाए। तो पंचकुला में वोकेशनल टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया है। इस दौरान टीचर्स ने सीएम आवास का घेराव करने का भी प्रयास किया। 3 दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल इनका नहीं निकल पाया है। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स ने अपनी मांगे रख दी हैं यहां पर कि 2278 वोकेशनल टीचर्स को शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए, सर्विस रूल उन पर लागू किया जाए, साथ ही 58 साल तक की उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो उन्हें दी जाए और जितने भी मामले झूठे मामले दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। तो हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा बातचीत के लिए वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के राज्य प्रधान हैं अनूप जी हमारे साथ। अनूप जी फोन लाइन पर सीधा जुड़ गए। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बिल्कुल, जिस तरीके से अनूप जी वोकेशनल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई हल नहीं निकल पाया है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आपकी जो यहाँ पर मांगे हैं वो यहाँ पर आपने की है कि समान काम समान वेतन आपको दिया जाए, जॉब सिक्योरिटी 58 साल तक की आपको मिले, इसके साथ ही यहाँ पर आपने कहा है कि जो भी झूठे मुकदमे हुए हैं वो भी वापस हो जाए, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। बिल्कुल जी, हमारा आज आंदोलन का 34वां दिन है और लगातार 34 दिन से वोकेशनल टीचर पंचकुला में आंदोलन कर रहे हैं और 3 दिन का हमने अभी दोबारा में आंदोलन किया था, जिसमें आंदोलन के दूसरे दिन हमारी बातचीत पर बिल्कुल सहमति बन गई थी। 3 दौर की बातचीत हुई थी और लगभग शाम तक उसमें तीसरे जो जहाँ कहीं मीटिंग हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आई और वहां से सरकार ने अपना अड़ियल रवैया दिखाते हुए उन चीजों को रोक दिया है। सबसे पहले हमारी मीटिंग हुई थी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री जयगणेशन जी के साथ और उसमें लगभग बातों पर सहमति हुई थी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गई थी और दूसरी दौर की मीटिंग में सारी चीजों पर सहमति हो गई थी और उसके बाद पूरे वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के डेलीगेशन को चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां पर इन बातों पर मोहर लगनी थी।
लेकिन वहां सरकार ने अपना रवैया दिखाते हुए उन चीजों को अप्रूवल नहीं दी और वापस उसी ग्राउंड पर ला करके छोड़ दिया। अगले दिन वोकेशनल टीचर्स ने तीसरे दिन सीएम आवास के घेराव के लिए निकले थे, उन्हें हाउसिंग बोर्ड पर रोक दिया गया। दोबारा फिर सीएम आवास में मीटिंग हुई और सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला और वहां भी सहमति न बन पाने के कारण वोकेशनल टीचर एसोसिएशन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। और अभी आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वोकेशनल टीचर्स अपने आंदोलन जारी रखें। लेकिन अनूप जी, देखा जाए तो तीन दौर में ये बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पर दौर में बातचीत के बाद भी सरकार की ओर से किसी तरीके का आश्वासन आपको नहीं मिला है। बिल्कुल जी, और विभाग ने पूर्ण रूप से सहमति जताते हुए सारे बजट की प्रिपरेशन भी तैयार की, 3 साल का बजट भी तैयार हो गया था और नेगोशिएशन के साथ एक अच्छी सैलरी के साथ उम्मीद के साथ हम सरकार तीसरे दौर की बातचीत के लिए सरकार की मोहर लगवाने के लिए विभाग के अधिकारी और वोकेशनल टीचर्स दोनों चंडीगढ़ गए थे शिक्षा मंत्री जी के आवास पर। लेकिन वहां एक ऐसी चीज मिली कि उन सभी चीजों को रोक दिया गया। ये बिल्कुल निराशाजनक है। उसके बाद सभी वोकेशनल टीचर्स में रोष पैदा हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो पंचकुला में वोकेशनल टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार 34वें दिन भी उनका जारी है। तो झज्जर में शुक्रवार को प्रदेश भर की आंगनवाड़ी वर्करों ने जिला सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वर्करों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 8 दिसंबर से प्रदेश भर की सभी आंगनवाड़ी यहां सेंटरों पर ताला लगा दिया जाएगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो झज्जर में शुक्रवार को प्रदेश भर की आंगनवाड़ी वर्करों ने यहां पर जिला सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान तमाम यहां पर जो वर्कर हैं उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी 8 दिसंबर से प्रदेश भर की सभी आंगनवाड़ी सेंटर पर ताला लग जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला सचिवालय पर इन्होंने ये प्रदर्शन किया और साफ तौर पर ये चेताया है सरकार को कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरीके से हड़ताल जारी रहेगी। झज्जर की यह खबर है जिसे अखबारों में प्रमुखता से छापा गया है। आंगनवाड़ी वर्कर लगातार कई वर्ष से अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। अपनी मांगे पूरी करने के लिए बार बार सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंगनवाड़ी वर्कर्स की अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर अब विरोध प्रदर्शन तक शुरू हो चुके हैं। इस दौरान वर्कर्स ने साफ तौर पर यहां सरकार को चेताया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन होता रहेगा। 8 दिसंबर से प्रदेश भर की सभी आंगनवाड़ी सेंटरों पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, ये कहना है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। तो इस खबर पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगे क्या कुछ हैं। खास तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी मांग यहां पर आंगनवाड़ी की अगर हुई तो वह यही कि समान काम समान वेतन उन्हें मिलना चाहिए। उनका कहना है कि समान काम समान वेतन उन्हें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से समस्या उन्हें होती है। काम उनसे बेहद ज्यादा लिया जाता है और जब वेतन का वक्त आता है तो वेतन उनका बहुत कम होता है और सालों साल उनका वेतन भी नहीं बढ़ाया जाता। वहीं अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। प्रदूषण से किसी भी तरह से राहत यहां पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही। प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है और कई जगह प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को भी बंद करवा दिया गया। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत, बल्कि जो लोग पहले से किसी न किसी यहां पर बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाकई अगर देखा जाए तो प्रदूषण को लेकर लगातार लोगों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोई यहां पर कठोर कोई सख्त कदम प्रदूषण के खिलाफ जरूर उठाना चाहिए। लेकिन ऐसे में लोगों के साथ लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि प्रदूषण की जो समस्या है वो दिवाली के बाद से ही शुरू हो गई है। दीपावली को गुजरे हुए भी काफी वक्त हो चुका है, लगभग अब कुछ ही दिनों में 1 महीना बीत जाएगा, लेकिन उसके बाद ही यहां पर लगातार प्रदूषण की जो समस्या है वो बनी हुई है। दूसरी तरफ पराली के जलाने की वजह से भी काफी ज्यादा प्रदूषण फैला, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको काफी ज्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार जारी है। सुबह का वक्त जो है लगभग 5 से 7 बजे के बीच का जो वक्त होता है वो वक्त ऐसा होता है, लोगों का कहना है कि जो मॉर्निंग वॉक थी हमारी वो भी हमारी छूट गई है, क्योंकि सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक का जो समय होता है उसमें आप सामने वाले को भी नहीं देख सकते। एक तो धुंध होती है और दूसरा जो है वो प्रदूषण, दोनों की वजह से बहुत ज्यादा समस्या। एक तरफ कोहरा, दूसरा प्रदूषण। लोगों का कहना है कि जो मॉर्निंग वॉक हम सुबह निकलते थे खुली हवा में सांस लेने के लिए, अब ये खुली हवा हमारे लिए जहर बन गई है। घर से निकलना दूभर हो चुका है। छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है। ये कहना यहाँ पर तमाम लोगों का है। लोगों का कहना है कि स्कूलों की छुट्टी हो गई है, ये बेहद अच्छी बात है। अगर नहीं हुई होती तो हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में इस वक्त स्कूल बिल्कुल नहीं भेजते, क्योंकि घर से स्कूल तक का जो सफर है वो सफर इतना घातक हो चुका है प्रदूषण की वजह से कि आप अपने बच्चों को भेजते हुए भी यहां पर घबरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एनसीआर में प्रदूषण की मार को लेकर सरकार भी चिंतित है। कई यहां पर तमाम अगर बात करें तो तमाम शासन, प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे हैं इस पर यहां किसी ना किसी तरीके से लगे हुए हैं ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। एयर प्यूरिफाई की अगर बात करें तो आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पर भी आपको एयर प्यूरिफाई मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या एयर प्यूरिफाई से कोई फायदा हो पाएगा, क्योंकि जब हमारी इस मामले को लेकर डॉक्टर से बात हुई है, कल हमारी एक डॉक्टर से बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एयर प्यूरिफाई जो है वो बंद कमरे में काम करता है। लेकिन अगर एक बंद कमरे में वो काम करता है तो रास्तों में जो एयर प्यूरिफाई लगे हुए हैं वो काम कर रहे होंगे, किसी तरीके का फायदा उनसे होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो एनसीआर में प्रदूषण की मार को लेकर हर तरफ यहां हाहाकार है। लोग परेशान घूम रहे हैं, घरों से निकलना भारी हो चुका है, लेकिन काम है जो करना है और बाहर भी निकलना है, स्कूल है जो जाना है और पढ़ाई भी करनी है। तो ऐसे में लोगों के लिए कई समस्याएं यहां पर प्रदूषण की वजह से खड़ी हो गई हैं। तो पर्यावरणविद डॉक्टर सारिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर सारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सारिका, लगातार आपसे बातचीत होती है और लगातार आपसे बातचीत में कई बातें निकलकर सामने आती हैं। जैसे कि अभी एक खबर है कि प्रदूषण की वजह से पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त परेशान है। लोगों के सामने कई समस्याएं आ रही हैं। छोटे बच्चों का स्कूल जाना बड़ा भारी हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स का कहना है कि अगर छुट्टी नहीं भी हुई होती अगर स्कूलों की ओर से तो भी ऐसे माहौल में हम बाहर नहीं भेजने वाले थे बच्चों को। लेकिन ऐसे में यहाँ पर एयर प्यूरिफाई भी लगाए जा रहे हैं कि शायद थोड़ी सी राहत यहाँ जनता को मिल जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन एयर प्यूरिफाई से किसी तरीके का कोई फायदा होगा, और अगर नहीं होगा तो सरकार को क्या कुछ कदम इसमें उठाने चाहिए जो जनता के लिए राहत भरे हो? देखिए, एयर प्यूरिफायर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे और 12 महीने काम करना पड़ेगा। मैं पिछले 10 साल से देख रही हूँ, जब भी ये मौसम आता है जैसे नवंबर एंड का, तो हाहाकार हवा पे होती है और फिर 1 महीने बाद जब हवा चलने लगती है तो सब शांत हो जाता है। दिस हैज टू स्टॉप। सरकारों की तरफ से भी और सिटीजन्स की तरफ से भी 12 महीने इस पर काम होना पड़ेगा। हमें ग्रीन फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं कि 20 साल बाद और 25 साल बाद, इनको 2-2 साल के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कोल की जगह ऑल्टरनेट क्लीन फ्यूल्स लाने पड़ेंगे। रोड डस्ट 38% पार्टिकुलेट मैटर प्रोवाइड का रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमें हटाने के लिए 12 महीने यहाँ ट्रक्स चलने चाहिए जो वैक्यूम क्लीन करते हैं रोड्स को। और जो पर्यावरण में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सिटीजन्स का काम है कि अपना सूखा और गीला कूड़ा सेपरेट रखें, अपने घर में कंपोस्टिंग करें, अपने घर के आसपास कहीं पे भी कोई आग ना जलाएं। ये सब चीजें सभी का काम है। आप सोचो कि बस सरकार को बोल दो आप एयर प्यूरिफायर लगा दो और उसके बाद फिर चुप हो जाओ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। हमारे इंडिया में जब एयर क्वालिटी 200-250 होती है तब तक हम हाहाकार करते नहीं है, और थाईलैंड में जब एयर क्वालिटी 180 पार होती है तो वो एयर इमरजेंसी डिक्लेयर करके पूरी सिटी को शट कर देते हैं। तो ये हमें 12 महीने सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा, और जब तक नहीं लेंगे तो ये बस अगले 50 साल भी इसी तरह चलता रहेगा। दिस हैज टू स्टॉप। और ये इसमें सरकारों को
और जनता को, दोनों को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर सारिका सबसे इसमें अहम बात है कि ये हर बार का है, सरकार को इस पर किसी न किसी तरीके से बड़ा अहम कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसे ही दीपावली के बाद का जो मौसम होता है उसमें प्रदूषण की समस्या ये पहला साल नहीं है जब आ रही है, कई सालों से हम ये समस्या देख रहे हैं कि दीपावली के बाद से प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, लेकिन आज भी हम वहीं पर खड़े हैं और इसका हल ढूंढ रहे हैं। जी, हल तो तभी निकलेगा ना जब आप 12 महीने काम करेंगे। आप आइडेंटिफाई करिए, सबको पता है कि 5-6 बड़े बड़े इश्यूज हैं जो एयर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला है कोल पावर प्लांट। अगर हमने कहा था कि सोलर पावर को इस्तेमाल करेंगे, तो अभी तक सभी घरों पे कंपल्सरी सोलर पावर क्यों नहीं लगा है? आज भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरे घर में सोलर पैनल नहीं लग पाते क्योंकि मुझे नेट मीटरिंग मिलती नहीं है हरियाणा सरकार से। ऐसी छोटी छोटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है ना, उससे ही ये सभी लोग रुक जाते हैं, वरना लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है। हर बंदा चाहता है कि मैं क्लीन एनर्जी यूज करूं, लेकिन सरकार ने एक सिस्टम बना ही नहीं रखा कि सिंपल तरीके से हो सके। जब चंडीगढ़ में कंपलसरी कर दिया है पिछले 2 साल से कि सभी घरों के ऊपर सोलर लगना है पैनल, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? तो ये मैं समझ रही हूँ कि ये सरकार की तरफ से बस जब हाहाकार होती है तब शोर मचता है, तब 2-4 ये एयर प्यूरिफायर लग जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, आपको फॉरेस्ट कवर बढ़ाना पड़ेगा। हरियाणा का फॉरेस्ट कवर 3.5% है, पूरे देश में सबसे कम। इसको कम से कम 10% करें। जो नेचुरल ट्रीज हमारे बेस्ट एयर प्यूरिफायर है, उनको क्यों नहीं प्रयोग किया जा रहा है? हमारा फॉरेस्ट कवर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? तो ये बेसिक चीजें हैं जो सबको समझनी पड़ेंगी, और सरकारों को अगर अपने आप से नॉलेज नहीं है तो एनवायरमेंटल से साथ बैठ के पॉलिसी बनाएं, साइकिल ट्रैक्स बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करें। और ये व्हीकल्स पे जो बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज के हजारों व्हीकल्स बढ़ते हैं, वो भी कम होंगे। पर इस पे एक्शन 12 महीने होगा, तब जाके एयर साफ होगी हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारिका, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो प्रदूषण को लेकर लगातार जिस तरीके से यहाँ पर लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उस पर किसी न किसी तरीके से सरकार को अहम कदम उठाने की बेहद जरूरत है। चलिए बढ़ते आगे। तो जींद में सीमेंट व्यापारी श्याम सुंदर बंसल की हत्या के विरोध में व्यापारियों ने धरना दिया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि अगर 2 दिसंबर तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो 3 दिसंबर को बाजार बंद कर देंगे और पूरी तरीके से यहां पर बाजार में धरना दिया जाएगा। व्यापारी की यह हत्या का पूरा मामला है, जिसमें यहां साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने कह दिया है कि जब तक इस पूरे मामले पर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरीके से अब यहां धरना प्रदर्शन चलेगा। 3 दिसंबर को ये बाजार बंद करेंगे, 2 दिसंबर तक का वक्त इन्होंने दे दिया है पुलिस को। इनका कहना है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, वरना इसी तरीके से यहां पर 3 तारीख से धरना शुरू हो जाएगा बाजार में। तो व्यापारी की हत्या का ये पूरा मामला लगातार पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इस मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। और अब खबर हिसार से है। हिसार में लोगों ने रेलवे विभाग का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि रेलवे विभाग में यहां प्लेटफॉर्म टिकट के दाम घटा दिए गए हैं, जो कोरोना के कारण बढ़ा दिए गए थे। वहीं टिकट के दाम घटने पर लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही है। तो हिसार में लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यहां पर रेलवे विभाग में टिकट के दाम घटा दिए गए हैं, जो कोरोना की वजह से यहां बढ़ा दिए गए थे। टिकट के दाम घटने के बाद से ही लोगों के अंदर यहां काफी खुशी भी नजर आ रही है। तो कोरोना के शुरू होने के बाद ही यहां पर टिकट के दामों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसे लेकर लोगों में यहां काफी परेशानी थी। तो हिसार में लोगों ने रेलवे विभाग का यहां शुक्रिया अदा किया है। रेलवे विभाग में यहां पर टिकट के दामों को घटा दिया है, जिसके बाद यहां लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। टिकट के दाम घटने पर लोग काफी खुश हैं। कोरोना की वजह से इन दामों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। लोगों का कहना था कि कोरोना शुरू होने के बाद से ही जो रेलवे का सफर था वो काफी महंगा पड़ रहा था। रेलवे का सफर लोगों को काफी सस्ता पड़ता था, इसी वजह से लोग यहां ज्यादातर लोग
यहाँ ट्रेन से जाना ही पसंद करते थे, लेकिन कोरोना के बाद से इस सफर को भी काफी ज्यादा महंगा कर दिया गया और लोगों का रेल यानी कि ट्रेन से जाना काफी कम हो गया, काफी हद तक कम हो गया। लेकिन ऐसे में अब हिसार के लोगों ने रेलवे विभाग का शुक्रिया भी अदा किया है, क्योंकि रेलवे विभाग ने उन दामों को फिर से सामान्य कर दिया जिन दामों को बढ़ाया गया था। रेलवे विभाग में प्लेटफॉर्म टिकट के दामों को घटा दिया गया है। कोरोना की वजह से इन रेटों को, इन दामों को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद लोगों के लिए रेलवे सफर भी, ट्रेन का सफर भी थोड़ा महंगा हो गया था। लेकिन अब आप आराम से ट्रेन का सफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जो आप अपने पहले के दामों पे जाते थे उन्हीं पर जा सकते हैं। तो विनय वर्मा अध्यापक हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं लाइव, उनसे बातचीत करेंगे। विनय, जिस तरीके से हिसार में लोगों ने यहाँ पर रेलवे विभाग का शुक्रिया अदा किया है, कोरोना की वजह से जो दाम थे, जो टिकट के दाम थे वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से लोगों के लिए जो रेलवे का सफर था वो भी काफी महंगा हो गया था। लेकिन अब ये राहत भरी खबर है, क्योंकि जो दाम है वो पहले के जैसे सामान्य कर दिए गए हैं। विनय, आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है सर मैम। विनय जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि हिसार में लोगों ने रेलवे विभाग का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि एक वक्त था कोरोना के बाद जब यहाँ पर दामों को बढ़ा दिया गया था, टिकट के दामों को बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों के लिए रेलवे का जो सफर था वो भी काफी ज्यादा महंगा हो गया था। लेकिन अब एक राहत भरी खबर है हिसार के लोगों के लिए। बिल्कुल मैडम, बहुत राहत भरी खबर मैं कहूंगा इसे, क्योंकि जो 50 रुपए की जो टिकट थी उसके कारण बड़ा गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल था मैडम। अपने रिश्तेदारों के साथ जाना, परिवार के साथ जब 4 या 5 सज्जन किसी अपने रिश्तेदार को छोड़ने जाते हैं, तो इस कोरोना काल में जहाँ आर्थिक मंदी का माहौल चला हुआ है, पैसे की कमी है घर में, और वहां पे यदि अपने साथियों को छोड़ने जाना है और रेलवे से जो उम्मीद करते हैं कि कम से कम चार्जेज हों, और उसमें 50 रुपए की टिकट जो प्लेटफॉर्म टिकट थी जो बहुत ही महंगा था, लग रहा था, और जब ये जो 10 रुपए की टिकट की है, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है सरकार का, इसके लिए बधाई के पात्र हैं जी। बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए जिस तरीके से लोगों की समस्याएं सामने आ रही थी, कोरोना के बाद से इन टिकट्स के दामों को बढ़ाया गया, उसके बाद लोगों का कहना था कि एक ट्रेन ही थी जिससे हम आराम से सफर कर सकते थे, क्योंकि दाम काफी कम थे टिकट के। लेकिन कोरोना के बाद से ही इनमें उछाल आया और लोगों का रेल से इधर उधर जाना भी बंद हो गया। ऐसे में राहत भरी खबर जरूर है ये लोगों के लिए, और साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में बेहतर होगा अगर इन दामों को थोड़ा सा और घटाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय हमारे साथ जुड़े थे इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। और अब खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में खाद की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही है। किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। किसान खाद सेंटर पर सुबह ही पहुंच जाते हैं और फिर शाम को मायूस होकर घर लौट जाते हैं। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। चरखी दादरी की ये खबर है, जहां पर आज भी खाद की किल्लत से किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। चरखी दादरी में खाद की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही है। किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। किसान खाद सेंटर पर सुबह ही पहुंच जाते हैं और फिर शाम को मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने का आरोप भी लगाया है। चरखी दादरी की यह खबर है, जहां आज भी खाद के लिए लोग यहां पर किस कदर परेशान है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी खाद की वजह से यहां सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शाम को इन्हें मायूस ही अपने घर लौटना पड़ता है, क्योंकि खाद की जो यहाँ पर जो खाद के जो कट्टे आते हैं, खाद जितनी भी यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाती है, वो जो सुबह से लंबी लाइन लगी होती है, जो सबसे आगे होते हैं उन्हें मिल जाते हैं। जब धीरे धीरे पीछे वालों का नंबर आता है, तब तक खाद यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आपको अगले दिन का फिर इंतजार करना पड़ता है कि आप अगले दिन सुबह ही उठें और उठकर फिर से लाइनों में लग जाएं, ताकि अगले दिन आपका नंबर शायद पहले आ जाए और आपको खाद मिल जाए। तो ऐसे ही ये सफर लगातार यूं ही चलता जा रहा है। खाद की किल्लत से किसान परेशान तो हैं, लेकिन
माहौल और मौसम इसी तरीके का दिख रहा है, जहां आपको अभी लंबी लाइनों में लगना होगा और लंबी लाइनों में लगने के बाद ही आपको खाद यहां पर मिल पाएगी। तो चरखी दादरी की यह खबर है। यहाँ पर किसानों ने एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सेंटर पर हम सुबह ही पहुंच जाते हैं, सुबह पहुंचने के बाद शाम तक का हमारा सफर सेंटर पर ही होता है। भूखे प्यासे हम सेंटर पर खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शाम को मायूस होकर वापस ही हमें लौटना पड़ता है। खाद कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती, क्योंकि जो सबसे आगे खड़े होते हैं उन्हें खाद मिल जाती है, तब तक पीछे वालों का नंबर आता है, खाद खत्म हो जाती है। चरखी दादरी से विधायक सोमवीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सोमवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। थैंक यू मैडम। सोमवीर जी, यहाँ पर जिस तरीके से चरखी दादरी में खाद की किल्लत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा तस्वीरें भी अभी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। सुबह से लाइनों में लग जाते हैं, शाम तक खड़े रहते हैं और फिर मायूस होकर घर चले जाते हैं। क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पर? ऐसा है मैडम, सच्चाई तो ये है, हाँ, ये चरखे दादरी नहीं, हाँ, आज पूरा हरियाणा प्रदेश में, ये भी कह सकता हूँ पूरे देश में खाद की मारामारी रही है पिछले 3 महीने से। बिल्कुल। और हमारे यहाँ दादरी में तो और भी ज्यादा, हाँ, क्योंकि लोग ये जो 3 महीना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना जो सरसों की बिजाई, गेहूं की बिजाई, चने की बिजाई जो इस टाइम होती है, इस टाइम जो पड़ती है खाद की। और ये सरकार की जो पॉलिसी जो सिस्टम था, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कराया था, प्रधानमंत्री जी ने, कि 1200 रुपए की सब्सिडी किसान को दी मिलेगी। वो जो 2400 का जो कट्टा खाद का बना DAP था, वो सब्सिडी सरकार ने जमा न करने के कारण ये खाद लेट हो गई। फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो टाइम पर व्यवस्था न होने के कारण खामियाजा किसान को भोगना पड़ा। आज पूरा हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान इस खाद की मारामारी के अंदर मची हुई है। कोई व्यवस्था अब तक सुचारू रूप से जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी है नहीं। हेलो जी, इस पूरी खबर पर हमारे साथ किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार जी। जी सर, जिस तरीके से यहाँ पर चरखी दादरी की बात कर ले, न सिर्फ चरखी दादरी की बल्कि कई जगहों पर खाद की किल्लत की वजह से लगातार परेशानियों का सामना यहाँ पर किसान भाइयों को करना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनों पर लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पाती है। शाम को मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। क्या कहेंगे इस पर? जी ऐसा है, अब की बार सरकार ने जो खाद की व्यवस्था समय पर करनी थी वो नहीं कर पाई सरकार। हाँ। और सुबह 4 बजे किसान अपने घर के खेत के काम को छोड़ करके 4 बजे थानों के अंदर लंबी लंबी हजारों की संख्या में लाइनों में खड़ा होना पड़ा। हाँ। जिस किल्लत के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार है। जबकि यहाँ पर किसानों ने उसके लिए बार बार रोड जाम किए, मंडी गेट के ताले लगाए, लेकिन सरकार और प्रशासन के कान पर जो तक नहीं रहेंगी। जहाँ हमने एक बात और भी कही कि किसानों को 200 रुपए ब्लैक के अंदर खाद खरीदना पड़ा, उसकी बात प्रशासन और सरकार तक पहुंचने के बाद भी ये टफ से मस नहीं हुए और इस ब्लैकिंग को रोकने में कामयाब नहीं हुए। हाँ। हमने DC साहब से भी इस बारे में अवगत कराया था कि यहाँ पर ब्लैक के अंदर खाद बिक रहा है। जो यहाँ की डीलरशिप है, वो डीलर यहाँ चरखी दादरी जिले के किसानों को देने की बजाय वो चोरी छिपे रातों रात सड़कों को दूसरी जगह शिफ्ट करवा के अन्य स्थानों पर उस खाद को ब्लैक में बेच गया। लेकिन प्रशासन ने इसके ऊपर कोई गंभीरता से इसको ना लेते हुए न उसके ऊपर कोई कार्रवाई की, न किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाया। हाँ। जिसकी वजह से करीब 1 महीने तक यही हालात चलती रही। किसान समय पर अपनी बिजाई नहीं कर पाया, उसका खामियाजा भी भविष्य में किसान को ही भुगतना पड़ेगा। अगर किसान की फसल 1 सप्ताह लेट हो जाती है तो गर्मी की आगे जो जैसे पकेवा का समय आएगा, फसल पकेगी तब उसका। हमारे साथ जगबीर जी यहाँ पर हमारे साथ चरखी दादरी से विधायक सोमवीर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। सोमवीर जी क्या कहेंगे, किसानों की ये समस्या कब तक आखिर बनी रहेगी? ऐसा है मैडम, ये जो
खाद की पूर्ति पूरी नहीं होने का फिर ब्लैकमेलिंग होती है और इस चीज को बढ़ावा मिलता है भ्रष्टाचार में। और अगर टाइम के ऊपर किसानों को खाद नहीं मिली तो फसल कमजोर होगी और वो देश का और समाज का नुकसान है। इसलिए सरकार को पहले अंकुश लगाना चाहिए था, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी तो बहुत लेट करी और इसका खामियाजा किसान को भी, देश को भी, समाज को भोगना पड़ा। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। पिछले दरवाजे से खाद देखी है, लोकमा चोरी से ब्लैक मेलिंग में किसानों ने खाद खरीदनी पड़ रही है, तो इससे सरकार ने इसको ऊपर अंकुश लगाना चाहिए था और पहले से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगबीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, बातचीत आपने की। और बेहद जरूरी है कि खाद को लेकर किसी ना किसी तरीके से यहां कोई हल जरूर निकले। तो वहीं महेंद्रगढ़ में दादरी मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। बता दें कि मृतकों में पति पत्नी और बेटी शामिल है। वहीं हादसे में 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की यहां पर मौत हुई है, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 3 लोगों की जान चली गई है। जिनकी जान गई है उसमें पति पत्नी और उनकी बेटी भी शामिल है। तो चलिए, इसी के साथ आज के अखबार में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।